पीएससी पे। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में बात करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये हमारा जो संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का छठवां लेक्चर होने वाला है परीक्षा नाम पुस्तक का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, अब उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों की निर्वात गैस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निर्वात गैस, चालक और अर्धचालक आदि माध्यमों में प्रभाव की वजह से बने उपयोगी उपकरणों के अध्ययन को संबंधी जो शाखा होती है उसी को क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों को क्या है कि जो निर्वात हुआ, गैस हुई, चालक हुई, अर्धचालक वाले क्षेत्र में हम प्रभावित कर देते हैं। तो ये जो पूरी शाखा निकल के आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अब इनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को नियंत्रित करके उसे सीधे विशेष कार्यों के लिए योग्य बना देती हैं। इनको क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के जो प्रभाव होते हैं उनको क्या कर देती है, सीधे प्रयोग में लेती हैं, वेस्ट नहीं होने देती चीज़ों को। इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें जो चीज़ें बहुत उपयोगी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में किन किन का उपयोग किया जाता है, आपने सिलिकॉन का नाम सुना होगा, जर्मेनियम का नाम सुना होगा, उसके बाद में गैलियम, आर्सेनिक और फास्फाइड का नाम एक किस में प्रयोग किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर में इनका प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो चिप वगैरह यूज़ होती हैं उनमें किन किन धातुओं की बनी होती है वो। तो आपने सिलिकॉन का नाम सुना होगा, जर्मेनियम का, गैलियम का, आर्सेनाइड का व फास्फाइड का नाम सुना होगा आप। इसी के साथ में हम बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए जो प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के, आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर और आईसी जो चिप होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं से हमारे जो आजकल फ़ोन है छोटे हो गए हैं, उसके बाद हमारी जो भी टीवी वगैरह हैं अब वो ऐसी हो गई। नहीं तो पहले कितनी बड़ी बड़ी टीवी आपको देखने को मिल जाती है, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी टीवी हुआ करती थी, आपको ऐसी ही आती थी। तो ये किसके कारण हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिकी के उच्च विकास के कारण ये समय हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक के मुख्य घटक कौन से, लॉजिक गेट, रजिस्टर्ड और फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स के साथ में काउंटर आदि हमें देखने को मिल जाते हैं, काउंटर आदि देखने को मिल जाते हैं। अब माइकल फेराडे को इलेक्ट्रॉनिक्स का फादर कहते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइकल फेराडे को किसका फादर कहा जाता है, तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फेराडे ये को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन संबंधी क्षेत्र और कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कहलाता है। कि कोई विद्युत उत्पादित हो रही है, उपयोग में हो रही है, प्रबंधित की जा रही है। और इसमें क्या होता है कि जो निर्वात में हम जो परिभाषा पढ़ के आए हैं कि जो प्रभाव निर्वात में गैस, चालक, अर्धचालक आदि के माध्यमों के प्रभाव की वजह से जो उपयोगी डिवाइस बनती है उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसके साथ में इलेक्ट्रिकल डिवाइस में प्राय तांबा व एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर में जो भी चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वहीं देखें इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद्युत धारा को ऊर्जा को किसी अन्य उपयोग में परिवर्तित कर देती है, जैसे प्रकाश में, आपका ऊष्मा में, गतिज ऊर्जा में और गति में या फिर ध्वनि में। लेकिन इनका उपयोग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक के प्रभाव को नियंत्रित करके उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है। आपने देखा होगा आईसी चिप आती है तो किसी विशेष कार्य के लिए आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पहले हमारे जो कार्ड होते थे, यूएसबी कार्ड होते थे, तो वो क्या है, चिपी तो एक तरीके की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उदाहरण है। और हमारे यहाँ पे गति में केटली देखने को मिल जाएगी, आपको पंखा वगैरह देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल्स के हमें उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। आगे देखें हम, इसमें देखो जो मैंने उदाहरण बोलते पंखा, हीटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इसके अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड, बाईसी जो चिप वगैरह आती हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल्स में उपकरण प्राय ईसी विद्युत धारा आधारित होती हैं और जो ये कौन सी होती है, डीसी विद्युत धारा होती है। इसमें होता है आपको जो डिस्ट धारा होती है हमारी वो सीधी आके लगना चाहिए, उसमें प्रत्यवर्ती धाराओं से भी काम चल जाता है। जैसे कि हमारा जो बैटरी से चलती हैं तो मुख्य रूप से बैटरी से चलती हैं, क्योंकि फ़ोन में हमारी बैटरी होती है, डायरेक्ट आप स्विच में फ़ोन लगा के थोड़ी चलाते हो। तो यहाँ हमें देखने को ये हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उससे चलती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इतिहास क्या रहा है। तो जो निकोला टेस्ला के बारे में, टेस्ला का सुनिए, तो उनके प्रमुख फाउंडर यही देखने के आते थे। तो निकोलाई टेस्ला ने रेडियो संचार में डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। कब किया था, 1893 में। 1895 में जर्मन वैज्ञानिक जो रोस्टन थे उनके द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक खोज कब की थी, 1897 में हमें देखने को मिल जाती है। और जे थॉमसन और उसके बाद में इनको क्या है, परमाणु का जनक और हमारे केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें उनमें इनका प्रमुख योगदान भी देखा जाता है। नील्स बोर, जे थॉमसन ये और रदरफोर्ड, ये सब
वही परमाणु की खोज है उनसे जुड़े हुए थे कि अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह से जुड़े हुए। उसके बाद में 1904 में जॉन एम्ब्रोस प्लेनिंग के द्वारा पहला डायोड वैक्यूम जो होता है वैक्यूम ट्यूब, आपने देखा होगा बड़े बड़े पहले उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, तो पहली जनरेशन थी उसमें, जिसके कारण क्या हमारे कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे। तो 1904 में ये देखा गया था। फिर उसके बाद 1906 में एल डी जो फॉरेस्ट थे ने 1906 में ट्रायोड की खोज की। ट्रायोड होती है एक ऐसा होगा उसमें से वो बने रहते हैं, तो इनको ट्रायोड कहा जाता है। और वर्ष 1907 में एम्पलीफायर की खोज की। एम्पलीफायर से क्या हुआ, हमारे जो भी डिवाइसेस थी उनकी जो आकार है उनमें कमी आई और उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ। फिर 1912 से 13 में एल डी फॉरेस्ट और एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा देखो ये ट्रायोड का निर्माण किया जाता था। फिर ट्रायोड या फिर ट्यूब का उपयोग जो हमारे दोलित्र होते हैं ऑक्सीलेटर उनके रूप में किया जाने लगा। इसी के साथ में यूएसए ने पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया कब, 1920 में देखने को मिल जाता है। 1947 में जॉन वाल्डन वॉल्टर जो जॉन वार्डन थे, वॉल्टर विटेन और विलियम शाक्ले के द्वारा जो ट्रांजिस्टर था हमारा उसकी खोज की गई। ट्रांजिस्टर आपने देखा दूसरी जो हमारी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था, उसके द्वारा कंप्यूटर आकार हमारा और छोटा हो गया था। पर 1958-59 में जे किल्वी के द्वारा आईसी चिप की खोज की गई थी, जिसके बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और 1968 में चौथी जो पीढ़ी थी हमारी उसमें आपने देखो माइक्रो प्रोसेसर ULSI ये वाला जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाला जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था उसका प्रयोग किया गया था। उसे बनाया किसने था, इंटेल कंपनी के जो कार्यरत मॉर्सियन हॉफ थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। अब हम देख लेते हैं कि डेली लाइफ में हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं तो उनका क्या क्या कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, उनका क्या क्या प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, एम्पलीफायर मतलब गाना बजाने वाले वो होते हैं इसमें स्पीकर वगैरह, तो एम्पलीफायर का यूज़ होता है। टैबलेट, आईपैड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, म्यूज़िक प्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, टीवी हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, डिजिटल कैमरा, गेम कंसोल व इलेक्ट्रॉनिक बेल हमें देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बेल घर में लगी रहती हैं, लाइट होती है तब वो जलती हैं, ऐसे कोई बार खटका दबा देता है। अब हम बात करें इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऊर्जा बॉन्ड होते हैं उनके बारे में। तो ऊर्जा बॉन्ड क्या होते हैं, तो किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परास को ऊर्जा क्या कहते हैं, हम ऊर्जा बॉन्ड कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 3 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। संयोजी बॉन्ड, चालन ऊर्जा बॉन्ड या फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल। और हमारे संयोजी बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, संयोजी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। संयोजी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की धारा का प्रभाव क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अवस्थित है लेकिन की धारा क्या है, बाहर नहीं जा रही है। तो इसमें हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है संयोजी बॉन्ड में। एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहे हैं और इसमें अधिकतम ऊर्जा इसके कारण हमें प्राप्त होती है। उसके साथ हम बात करें चालन बॉन्ड के बारे में, तो चालन बैंड जो बॉन्ड नहीं बैंड, चालन बैंड क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं और इसमें भी धारा का प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें चालक पदार्थों में यह आंशिक रूप से भरा हुआ हमें दिखाई देता है। देखो इंसुलेटर जिसको, उसके बाद में होता है सेमी कंडक्टर और उसके बाद में हमारे जो कंडक्टर हैं वो इन्हें देखने को मिल रहे हैं। हमारे कंडक्टर हैं हमारे, और उसके बाद में सेमी कंडक्टर, इसमें क्या होता है चीज़ें बैंड जो है हमारा पास में है, इसमें बहुत सारा गैप दिखाई देने को मिल रहा है और कंडक्टर ये बिल्कुल पास होते हैं हमारे, जिसके कारण क्या होता है ऊर्जा का अच्छा फ्लो होता है। इसमें कभी कभी टूट जाता है ऊर्जा का फ्लो। और हम इंसुलेटर होते हैं, अचालक बोलते हैं इनको, इनमें बिल्कुल ही ऊर्जा का फ्लो नहीं होता है। और इसके अंदर वर्जित बैंड या फॉरबिडन किसको बोलते हैं हम, तो जो फॉरबिडन होते हैं हमारे, तो इसमें ऊर्जा बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इन सब में तो पहली बारी में तो उपस्थित था, दूसरे में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, संयोजी में था, चालन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन वर्जित में हमारे में बिल्कुल नहीं है। और चालन और संयोजी बैंड के मध्य अंतर को वर्जित बैंड के द्वारा जो था उसके द्वारा क्या किया गया, इसे बनाया गया था। चालन और संयोजी के मध्य अंतर को वर्जित बैंड या फिर वर्जिटेन जो वर्जित अंतराल कहा गया। दोनों का बीच का जो अंतर है वो इसमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं और सुपर कंडक्टर होते हैं। सबसे हम पहले चालकों के बारे में बात करते हैं। चालक पदार्थ जिन पदार्थों से जो हमारी वो विद्युत होती है, विद्युत के आवेश आराम से चालन कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं आराम से एक दूसरे से दूसरी का ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण, जलीय विलयन व मानव का शरीर, यह ठोस होते हैं जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना संयुक्त बैंड
आंशिक रूप से भरा हुआ दिखाई देता है। अचालक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर, जिन पदार्थों से आवेशों का प्रभाव नहीं होता है, अचालक या कुचालक या इंसुलेटर कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो इनमें ऊर्जा बैंड, संयुक्ता बैंड पूरी तरह से भरा होता है। इसमें क्या होता था, वो आंशिक रूप से भरा हुआ था, और जो पूरा भरा होता है जिस कारण क्या होता है, भारी रूप से चालन नहीं होता है। और जिसमें रबर, कांच का ग्लास, ऑयल, डायमंड व ड्राई बोर्ड हमें देखने को मिल जाती है। जी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन के पास पास होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर से थोड़ा बॉन्ड दूर होता है, और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही पास में नहीं होता है। अब ये हमारा समाचार पत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडेक भारत के द्वारा जो वो एक सर्वर बनाया है उसे क्या नाम दिया गया है, तो रुद्र लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम हमारे अर्धचालकों के बारे में। तो कौन से हैं? हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जिन पदार्थों से चालक और कुचालक दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम उनको अर्धचालक कहते हैं। यह ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें ऊर्जा बैंड संरचना कुचालक की तरह होती है। परम शून्य ताप पर संयुक्ता बैंड पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई देता है। परम शून्य जो ताप होता है, परम शून्य ताप का होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक पूरी तरह संयुक्ता भरा हुआ था। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और कैडमियम हमें देखने को मिल जाता है। एमपीएससी रेडियो का जो 2021 में डीएसपी का एग्जाम हुआ था रेडियो का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बारे में हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर के बारे में। ऐसे कंडक्टर जिसमें ऊर्जा का क्षय नामात्र का होता है, और ये हमें क्या होता है, जो निम्न ताप होता है, अति निम्न ताप जो -273 में आपको बता रहा था, तो उस पर हमें ये देखने को मिलती है। अभी तक सुपर कंडक्टिविटी को देखा नहीं गया जिसमें ऊर्जा का बिल्कुल लॉस होता है और आपको 100% पूरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है, वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के धारा प्रवाहित होती है उसे अतिचालक कहते हैं। जैसे कि बेरियम और लेंथिनम हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद में सुपर कंडक्टर पदार्थों के बात थे। पदार्थ कौन कौन से थे ये, और जो कंडक्टिविटी जो पूरी प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे कौन कौन सी है? जैसे कम ताप पर पदार्थ में प्रतिरोधकता एकाएक शून्य हो जाने की परिघटना को ही क्या कहते हैं? हम अतिचालकता कहते हैं। इनकी खोज कैम्बरलिंग उन्स के द्वारा 1911 में की थी। नीदरलैंड के हमारे वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं। अतिचालकता का उपयोग कहाँ है? तो विद्युत प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में, हाई स्पीड कंप्यूटर बनाने में, विद्युत पावर भेजने में, और उच्च ऊर्जा युक्त कणों को भौतिकी में शोध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं एक बार जो मुख्यतः, जैसे कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो गुजरात के धोलेराम। गुजरात में 3 प्लांट लगाए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 धोलेराम है और एक दूसरी जगह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैसेंजर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये हमारा अतिचालकता से संबंधित है। मैग्नेटिक लिमिटेशन उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो ये है शून्य प्रतिरोधकता के अलावा अतिचालकता की दिशा में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को भी शून्य हो जाना, उसे ही मैसेंजर प्रभाव कहते हैं। अब उनका चुंबकीय क्षेत्र ही शून्य हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा का क्षय बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इसी को मैसेंजर प्रभाव कहते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या बोलते हैं? किसी वस्तु को केवल चुंबकीय बल द्वारा टकराने की क्रिया। इस क्रिया में वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल व अन्य बल को चुंबकीय बल द्वारा संतुलित किया जाता है, जिससे वस्तु बिना किसी आधार के हवा में लटकी रहती है। जैसे कि हमारी मैग्नेटिक ट्रेन होती हैं, एक यहाँ पे पटरी बनी रहती है, जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, और ऊपर से कोई वस्तु निकाली जाती है, वो बिल्कुल टकराती नहीं है, कितनी ऐसी ऊपर से निकलती है, तो इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक लिविटेशंस बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो प्रमुख उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई, कौन कौन सी हैं? डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, दिष्टकारी, प्रतिरोध, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, इन्वर्टर, मदरबोर्ड, जो हमारा ये एमसीबी, और हमारी जो टेलीविज़न है। अब एक बार देखते हैं जो प्रसारण के लिए हमें कितने गीगाहर्ट्ज़ के उपकरण होते हैं। जैसे ब्लूटूथ होता है जो प्रसारण करता है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का रहता है? 2.4 से लेकर 2.1 हर्ट्ज़ का। वहीं वाईफाई के बारे में बात करें तो 2.4 से लेकर 5 हर्ट्ज़ का। और जो हमारे उपग्रह फ़ोन सेवा होती है, अपने सैटेलाइट फ़ोन देने हम बोलते हैं, तो वो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर हमारे एल बैंड आवृत्ति पर ये कार्य करते हैं। सेल फोन होते हैं हमारे, वो हमारे 800 900 से लेकर 1800 1900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करते हैं। ये गीगाहर्ट्ज़ में काम कर रहे हैं। अब हमारी आवृत्ति क्या कम होती जा रही है, ये बढ़ी हुई आवृत्ति थी जो ब्लूटूथ में हमें अधिक बड़ी आवृत्ति देखने को मिल रही थी। शॉर्ट वेव 2.3 से लेकर हमारी 30 मेगाहर्ट्ज़ में देखने को मिल जाती हैं। और एम्बियर और जीबी का कॉन्सेप्ट पता है ना, उसी हिसाब से है। और एएम जो हमारा तो 0.5 से लेकर 1.5, उसके बाद में हमारा जो एफएम है 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़, और टीवी हमारी 713 से लेकर 175 215 तक हमें देखने को मिल जाती है। अब हम सब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे और अपने लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे।
ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो डायोड के बारे में। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को केवल एक दिशा में जाने का काम करता था। डायोड का काम क्या होता है, करंट को केवल एक ही दिशा में जाने का अनुमति देता है। डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी किया जाता है। और डायोड किससे बनता है, सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में इसमें प्रयोग किया जाता है। केवल क्या है होता है डायोड का उपयोग, कोई पूछे तो केवल एक ही दिशा में करंट को जाने दे रहा है। अब हम बात करते हैं डायोड के प्रकार कौन कौन से हमारे। तो एक तो है रेक्टिफायर डायोड, जीनर डायोड। एमपीपीएससी में 22-23 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए इनसे जुड़े हुए, तो आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद में जो एलईडी होती है ना, वो लाइट इमिटिंग डायोड वही होती है। वेक्टर डायोड, फोटो डायोड व टनल डायोड। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो रेक्टिफायर डायोड है उसके बारे में। तो यह एक ऐसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, जो हमारी एसी माने दिष्ट धारा को हमारे जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। और इसका उपयोग बैटरी एलिमिनेटर बनाने में तथा विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाई सर्किट्स में किया जाता है। रेक्टिफायर डायोड हो गए हमारे, आपने देखा होगा रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, जो हमारे मुख्य रूप से चार्जर आते हैं तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। वो एसी करंट को जो डीसी में परिवर्तित करते हैं, जो हमारी एसी होती है दृश्य धारा, डायरेक्ट करंट होता है, आती है हमारे पास में, और ये हमारे डायरेक्ट करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है ये, तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे देखें हम जीनर डायोड, इसे एल्बलांची डायोड भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो प्रत्यावर्ती धारा है हमारी, डीसी करंट बोलते हैं जिसको, डायरेक्ट करंट प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। और एकदम से आ जाने वाली वोल्टेज से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, जो एलईडी या बल्ब आते हैं हमारे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। तो आपको पता होगा एलईडी हमारी उत्सर्जित होती हैं और कम मात्रा में, कम मात्रा की आती हैं, कम बिजली लेती हैं और अधिक रोशनी देती हैं। तो इसकी आप मतलब विशेषता में देखने को मिल जाती है और हमें अधिक उपयोग की जाती है। आगे बात करें हम वेक्टर डायोड के बारे में, इसे वेडी कैप या बोल्ट कैप के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग ट्यून्ड सर्किट, एफएम मॉड्यूलेशन व कलर टीवी रिसीवर में मुख्य रूप से किया जाता है। तो जो वेक्टर डायोड का उपयोग ट्यून्ड सर्किट, एफएम वगैरह हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला फोटो डायोड। फोटो डायोड आपने देखा होगा, फोटो डायोड का प्रयोग जो हमारे आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। जो डायोड प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं। ये लॉजिक सर्किट, लाइट, अलार्म, स्विचिंग डिवाइस आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा लास्ट डायोड जो टनल डायोड है। इससे जुड़े हुए पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे हम एम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियों से जुड़ा हुआ की मात्रा अधिक होने के कारण इसे जंक्शन ब्रेक डाउन आसानी से हो जाता है। इसमें इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ अधिक होती हैं तो इसमें जंक्शन का ब्रेक जो होता है डाउन आसानी से हो जाता है। इसका उपयोग उच्च गति स्विचिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स परपथ और विभिन्न लॉजिकल सर्किट्स में किया देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। पहला हमारा डायोड हो गया, डायोड के 6 प्रकार देख लिए हमने। अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको उपयोग कौन से वाले में किया जा रहा है, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी हमारी उसमें किया जा रहा था। तो एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग एम्पलीफायर और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। ठीक है, एम्पलीफायर एवं इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में। देखिए टर्मिनल 3 होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है इमीटर। बेस, कलेक्टर, इमीटर, इनके बारे में देखें हम सबसे पहले। तो इनके इसके जो टर्मिनल का उपयोग सर्किट्स को जोड़ने में किया जाता है। जिसके जो 3 टर्मिनल है, विभिन्न प्रकार की सर्किट्स होती हैं उनको जोड़ने में किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ये ट्रांजिस्टर है हमारा, तो इसकी 3 पिन निकली हुई हैं। तो इन 3 पिनों के जो बीच वाली है उसको बेस कहते हैं, और आज ऊपर वाली को इमीटर, और जो उससे ऊपर वाली है उसको कलेक्टर कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर गोलाई में आपको कोई मिल जाए तो बेस होता है, तो बेस से निकली हुई जो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा कलेक्टर, एक होता है हमारा इमीटर। ये हमें हर जगह, ये हमारा एनपीएन, कौन सा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और दूसरा हमारा का पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी वो सेम जो चीज़ें हमारी इसमें थी सेम उसमें देखने को मिल जाती है, बट एक दूसरे के विपरीत कार्य देखने को मिलते हैं इनमें। आगे देख लेते हैं हम ट्रांजिस्टर के जो प्रकार हैं। एक है हमारा बायोपोलर, मतलब इसमें दो पोल देखने को मिलेंगे। एक होता है यूनिपोलर, इसमें हमें सिंगल देखने को मिल जाता है। बायोपोलर जो जंक्शन ट्रांजिस्टर है उनके बारे में बात करें तो इस ट्रांजिस्टर का नाम बायोपोलर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ चार्ज कैरियर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के चार्ज, एक तो होलों के द्वारा होता है और एक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इसमें धारा होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा प्रवाहित होती देखने को मिल जाएगी। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर
और डीमोडुलेटर में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। बायोपोलर कितने प्रकार के होते हैं? तो बायोपोलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हो गए। अब देखते हैं हम यूनिपोलर जो ट्रांजिस्टर है उसके बारे में। तो इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसमें धारा का प्रवाह केवल मेजॉरिटी कैरियर में होता है, जो हमारी मेजॉरिटी जो कैरियर हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। यह बायोपोलर ट्रांजिस्टर के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं और इसमें विद्युत की खपत भी क्या होती है? कम देखने को मिलती है। बायोपोलर में देखते यूनिपोलर रहें तो कम होगी। आपने देखा होगा आपके जो कंप्यूटर में सीमॉस मेमोरी लगी रहती है कि जब भी आप कंप्यूटर खोलते हो तो आपके यहाँ पर जो आपकी डेट वगैरह है वो सही बताती है। तो इसी का जो इसी ट्रांजिस्टर के उपयोग के कारण देखने को मिलता है। सीमॉस डिजिटल लॉजिक चिप और मल्टीप्लेजर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर या फिर संधारित्र के बारे में। और नॉर्मली एक गांव की भाषा में इनको बोला जाता है कंडेंसर ले आइए, और ऐसे कि कोई पंखा स्लो चलता है तो बोलते हैं कंडेंसर ले आओ, इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर या फिर संधारित्र। यह ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है और रिचार्जेबल बैटरी की तरह बहुत ही कम समय में चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज भी हो जाता है। तुरंत आप जैसे कि किसी भी प्लग स्विच में उसको डालोगे और तुरंत बाहर निकालोगे ना, तो एकदम से पटाख से आवाज़ आएगी, दोनों तारों को जोड़ोगे तो ये हमें क्या है? संधारित्र में देखने को मिल जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम बोल्ट होता है और फैराडे भी हमें देखने को मिल जाता है। उपयोग किसमें किया था? आवेश को संचय करने में, ऊर्जा को संचय करने में, विद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अब हम बात कर देते हैं जो हमारे रेक्टिफायर है उनके बारे में। ये होता है दिष्टकारी। दिष्टकारियों के बारे में क्या होते हैं? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होते हैं जो अल्टरनेटिव करंट को, जो हमारा डायरेक्ट करंट है उसमें परिवर्तित कर देते हैं, और जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है उसमें ये प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारा अल्टरनेट करंट आता है जिसे दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है, और अल्टरनेट करंट को, दिष्ट धारा को हमारा डायरेक्ट करंट में ये बदल देते हैं। हम बारे में बात करें जो प्रतिरोध है हमारे, तो रजिस्टर क्या होते हैं? वही कि रजिस्टर करंट के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं या सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को कम करता है, और इलेक्ट्रॉनिक पावर को भंग करने के लिए हाई पावर वाले रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से रजिस्टर वही है कि हमारी जो ज़्यादा पावर सप्लाई है उसको कम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आईसी चिप के बारे में। अर्धचालक सिलिकॉन से बनी छोटी चिप जिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जुड़े रहते हैं, और रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी के द्वारा 1858-59 में इसका उपयोग किया गया था। तीसरी कंप्यूटर की जो पूरी थी उसमें सबसे पहले इसका प्रयोग देखा गया। और माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप और केबल चिप भी इसे कहा जाता है। अब इनके उपयोग के बारे में हम बात करें तो जो आईसी चिप का प्रयोग सबसे पहले एसएसआई के रूप में किया गया 1964 में, दूसरे में हमारी एमएसआई के रूप में हुई, फिर एलएसआई, अब वीएलएस। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर आया उसके साथ में वीएलएसआई, और फिर उसके अंदर यूएलएसआई में ये प्रयोग की जा रही हैं। अल्ट्रा लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन में इसका प्रयोग होता है। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है कि जो बहुत सारी सर्किट्स हैं उसमें जुड़ने में। और इसके बारे में एक ये भी है कि जो आईसी चिप है और छोटी होती चली जा रही हैं, और लेकिन इसमें कंपोनेंटों की संख्या है वो और अधिक बढ़ती चली जा रही है। आगे हम बात करें कि इसमें जो एसएसआई, एमएसआई इनके बारे में, तो इसके बारे में था जी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे कंप्यूटर में। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका हज़ारों ट्रांजिस्टरों का आईसी चिप के रूप में उपयोग होता है। हज़ारों ट्रांजिस्टरों का रूप जो प्रयोग किया जाता है उसमें हमारा इसके ट्रांजिस्टरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। भाई माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू चिप के नाम से भी जाना, सीपीयू मतलब जो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी चिप के रूप में भी इसको नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर, टेलीविज़न, कैलकुलेटर और जो हमारी डिजिटल घड़ियाँ उनमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो पावर बिजली को स्टोर करने में प्रयोग होता है, जो हमारी दिष्ट धारा है उसे एसी धारा में परिवर्तित कर देता है, जो कुंवर सचदेव को इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना था। कौन? कुंवर सचदेव। पेपर में पूछा जाए तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। आगे क्वेश्चन देखें हम मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है। जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य पटल होता है जिसमें हम बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको लगाते हैं। पीछे जो बहुत सारे स्विच आपको ऐसे आपने देखा होगा, हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है बड़ा सा, उसमें क्या रहता है, बहुत सारे पीछे वो लगे रहते हैं स्विच टाइप के, तो आप इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा दें, उन्हीं को मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। यह हार्ड प्लास्टिक से बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। एप्पल कंप्यूटर
एप्पल कंप्यूटर में मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। वैसे सिस्टम बोर्ड कहते हैं लेकिन उसमें उसको लॉजिक बोर्ड कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो उपकरण है और उनका विवरण किस किस के द्वारा दिया है। सेमीकंडक्टर है तो ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रयोग होता है। रजिस्टर्ड हो गया, करंट के प्रवाह का विरोध करता है। वहीं जो रजिस्टर माने प्रतिरोधक, उसका इंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो है डायोड हो गया, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है इसकी। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल होते हैं उसके। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर जो होता है हमारा वो डीसी करंट को एसी में परिवर्तित कर देता है। जो हमें डायरेक्ट करंट मिल रहा है उसको एसी में परिवर्तित करके रख देता है हमारा। वहीं देखें हम एमसी बॉक्स के बारे में, तो मैनीच्योर जो सर्किट ब्रेक है उसके रूप में आपने बोला वो एमसी बॉक्स, एमसीबी गिर गई है, घर में डली रहती है। जब हमारे यहाँ पावर अधिक आ जाती है अपने आप ये गिर जाती है, जिससे क्या पहले घरों में नहीं लगती थी तो घरों में क्या है तार जल जाते थे। तो अब जब भी हमारे यहाँ पर कनेक्शन होता है तो ये एमसीबी लगी रहती हैं, जिनसे क्या होता है ये गिर जाती है, अधिक पावर सप्लाई के कनेक्शन को तोड़ देती हैं और नीचे गिर जाती हैं, जिससे क्या होता है पावर ज़्यादा होने पर और कम या शॉर्ट सर्किट में ये अपने आप बंद हो जाती हैं, जिससे हमारे घर में क्या सुरक्षित होती हैं। बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। बी टाइप क्या होती है, घर में उपयोग की जाती है। सी टाइप की घर का उपयोग, घर व उद्योग दोनों में उपयोग की जाती हैं। और डी टाइप की केवल हमारी उद्योगों में उपयोग की जाती है। बी घरों में, सी दोनों में जो उद्योग व घर, और डी वाली हमारी केवल उद्योगों में देखी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे टेलीविज़न के बारे में। तो टेलीविज़न खोज किसने की थी, जेल वियर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। 1927 में सर्वप्रथम यूएसए में टेलीविज़न का प्रसारण किया गया था। 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की गई। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत की गई और 1997 में प्रसार भारती को बनाया गया था। टेलीविज़न के प्रमुख प्रकार हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। कैथोड सीआरटी टीवी, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी, प्लाज्मा टीवी। और सीआरटी टीवी क्या था, तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले, कैथोड रे ट्यूब टेलीविज़न। कार्ल ब्राउन के द्वारा 1897 में इसका उपयोग किया गया था। इसमें कैथोड ट्यूब में पिक्चर ट्यूब या इलेक्ट्रॉन सिग्नल को विजुअल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता था। उसके बारे में हम आगे बात करें एलसीडी के बारे में, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविज़न इसका फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। 2 ग्लासों के मध्य द्रव क्रिस्टल का उपयोग करके पीछे से CCFL का उपयोग कर प्रकाश डालकर चित्र प्राप्त किए जाते हैं। इस टीवी की लाइफ हमें कितनी लाइव देखने को मिलती है, तो 5,000 से लेकर 60,000 घंटे हमें इसकी लाइव देखने को मिल जाती है। इसमें देखने पर जो कोण बनता है वो 150 डिग्री का कोण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम आगे बात करें, ये देखो अब एलईडी के बारे में, तो एलईडी वाली जो होगी क्या होती है, लाइट मीटिंग। अब देख एक बात ध्यान रखना, जब आप इसमें जो हमारी एलसीडी होती थी ना, अब आप इसमें दूसरी साइड से देखते थे ना तो आपको दूसरी साइड से चीज़ें दिखाई नहीं देती थी और आपको फ्रंट में ही बैठ के देखना पड़ता था एलसीडी में। लेकिन जो हमारी एलईडी आ गई हैं उसमें क्या हो गया, आप कहीं से भी देखिए आपको क्या होगा, सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा। ये इसकी एक विशेषता है। लाइट इमिटिंग डायोड टेलीविज़न है। एलईडी प्रकाश उपयोग चित्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी लाइफ उससे एलसीडी से अधिक होती है। कितनी है, 80 से 90,000 घंटे देखने को मिलती है। वर्तमान में सभी टीवी सर्वाधिक यही हैं और इसमें भी देखने पर कोण हमें 150 डिग्री का बनता है और सबसे कम ऊर्जा की खपत करती है क्योंकि एलईडी की बनी हुई है। अब उसके बाद में हमारी प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा सेल का उपयोग इसमें चित्र प्राप्त किए जाते हैं और इसकी जो टीवी लाइफ है वो 25,000 से लेकर 30,000 घंटे देखने को मिलती है और सब कुछ देखने पर 180 डिग्री की जो हमारी रेखा है, ऐसे यहाँ पर इधर से भी देखोगे ना तो ये भी हमें पूरा देखने को मिल जाएगा। ऊर्जा की अधिक खपत करती है और विभेदन क्षमता इसकी सबसे अच्छी होती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकी में जो मुख्य उपकरण क्या क्या होते हैं, टेलीविज़न में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया है। अब आगे हम प्रमुख जो इलेक्ट्रॉनिकी खोज एवं लॉजिक गेट और इससे जुड़े हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।